Okay, hi everyone. So एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स वाला पेपर जो है उसकी अपन ने 4 यूनिट कंप्लीट कर ली है। और 5th यूनिट स्टार्ट करने से पहले अपन चारों पेपर की 4 यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो आपका PHY 202 पेपर जो है वो है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 1, ठीक है। और इसमें यूनिट 1 में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, गॉस लॉ है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, द स्केलर पोटेंशियल है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड डाइपोल एंड डिसकंटिन्यूटीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पाइसन एंड लाप्लास इक्वेशंस, ग्रीन थ्योरम, यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन विद डिरिचलेट एंड न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन है, फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम विद ग्रीन फंक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी, कैपेसिटेंस। ये हमारी यूनिट 1 जो है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए जो बुक मैं रेफर करूंगी वो है जॉन डेविड जैक्सन, एब्रीविएशन में है जेडी जैक्सन। बहुत डिफिकल्ट बुक है बट बहुत ब्यूटीफुल बुक है। यही बुक फॉलो करने का रीजन ये है कि आप ये सिलेबस के पॉइंट देखेंगे, ये उस बुक से ही लिए गए हैं, डायरेक्ट उस बुक से लिए गए हैं। तो यहाँ पे ये वो बुक जो आपको दिखाई दे रही है वो जेडी जैक्सन की है और हम ये वाली बुक ही यहाँ पे अपन यूज करेंगे। तो मैं फिलहाल जो यूज कर रही हूँ वो है जेडी जैक्सन और उसका 3rd एडिशन। मैं एडिशन क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमारे पास 1st एडिशन और 3rd एडिशन के अंदर 3-4 चैप्टर का डिफरेंस है। और जो सिलेबस है उस सिलेबस में 90% पोर्शन तो 3rd एडिशन में मिल जाता है। 10% यानी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि 3rd एडिशन में नहीं है, उनके लिए हमें जेडी जैक्सन का 1st एडिशन रेफर करना पड़ेगा। तो हम वहाँ पे तब 1st एडिशन लेंगे। पर जब जब मैं 1st एडिशन लूंगी तब तक मैं बता दूंगी आपको कि ये जेडी जैक्सन का 1st एडिशन है। इसका PDF जो है मैंने एक वीडियो डाला है मेरे यूट्यूब चैनल पे, लिबजन करके वेबसाइट है, लिबजन लाइब्रेरी जेनेसिस है ना, गूगल पे करोगे तो वहां पे आपको सर्च करने का तरीका भी उसमें मैंने बता रखा है। वहां पे आप क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जेडी जैक्सन बुक जो है वो डाउनलोड कर लेना, EPUB फाइल में अगर हो तो उसको PDF फाइल में कन्वर्ट कर लेना। वहां पे आपको 1st एडिशन में मिल जाएगा, 2nd में मिल जाएगा, 3rd में मिल जाएगा। आई गेस 2nd और 1st सेम है, 3rd एडिशन डिफरेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कूलम लॉ, जो कि आपने 11th-12th के अंदर भी पढ़ा है। आप चाहें तो एज इट इज वैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए जेडी जैक्सन में। जेडी जैक्सन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ बिफोर स्टार्टिंग, कि काफी लोग जो हैं, इवन कोटा यूनिवर्सिटी में भी, सत्य प्रकाश की जो बुक है, सत्य प्रकाश की बुक एक्चुअल में क्या है, इजी है, वो समझने में बहुत आसान है और जेडी जैक्सन समझने में बहुत डिफिकल्ट है। तो सत्य प्रकाश के अंदर जितने भी डेरिवेशन किए गए हैं उनके लिए जो सिस्टम यूज किया गया है वो है ऐसा यूनिट सिस्टम, ठीक है। लेकिन जो जेडी जैक्सन है, जो बुक हम पढ़ रहे हैं, उसमें है CGS गाउशियन यूनिट सिस्टम। गाउशियन यूनिट सिस्टम, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस इनके अंदर जो मेजर डिफरेंस होता है, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं वैसे तो, लेकिन मेनली हमारे जो काम क्या आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो देखो जो ऐसा ही यूनिट सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे एप्सिलॉन नॉट हुआ, म्यू नॉट हुआ, ये अपीयर होते हैं फॉर्मूले के अंदर। लेकिन सीजीएस गाउशियन यूनिट में इनको यूनिट ले लिया जाता है, तो ये एप्सिलॉन नॉट या म्यू नॉट जो है ये अपीयर नहीं होते हैं। इसके अलावा कई बार इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट भी अपीयर हो जाती है सी, और इसमें अपीयर नहीं होती है। बाकी आप गूगल कर लेना कि द डिफरेंस बिटवीन एसआई यूनिट सिस्टम एंड सीजीएस गाउशियन यूनिट सिस्टम, तो वो सारे जो डिफरेंसेस है वो दे देगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अपन दोनों को मिक्स करके इसलिए नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर मैंने सत्यप्रकाश को रेफर किया तो सारा जो चीज है, सारा मैटर जो है वो ऐसा यूनिट में फॉर्मूले में डिफरेंस आ जाएगा। तो कुछ टॉपिक सत्यप्रकाश से और कुछ टॉपिक जेडी जैक्सन से नहीं ले सकते, क्योंकि हर सेकंड चैप्टर प्रीवियस चैप्टर पे डिपेंडेंट होता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही जेडी जैक्सन को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि जो सिलेबस है वो पूरा जेडी जैक्सन के इंडेक्स से कॉपी किया गया है। इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगी ये बुक, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको समझा पाऊँ। सो कूलम लो आपको शुरू अच्छा नोट्स आपको खुद बनाने हैं। जेडी जैक्सन से नोट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आपको बनाना कैसे है। तो एग्जाम में आपके पास सिंपली आएगा डिफाइन कूलम लो, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना आपको। ये देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वही मैं रीड आउट करके बताऊंगी आपको। सो कूलम showed experimentally that the force between two small charged bodies separated in air
a distance large compared to their dimension varies directly as the magnitude of each charge। मतलब जो हमारे पास कूलम ने ये बताया था कि अगर दो बहुत चार्ज पार्टिकल हैं, छोटे से चार्ज पार्टिकल है, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो उनकी डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत लार्ज है, तो पॉइंट चार्ज है इसका मतलब, ठीक है। तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो वेरीज डायरेक्टली एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, वो दोनों के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा, यानी फोर्स इधर और इधर इसी लाइन के ऊपर होता है, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा। इज अट्रैक्टिव इफ द बॉडीज आर ऑपोजिटली चार्ज एंड रिपल्सिव इफ द बॉडीज हैव द सेम टाइप ऑफ चार्ज, दोनों सेम टाइप के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्शन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। तो ये चारों चीजें आपको लिखनी है और शुरुआत करनी है यहाँ से नोट्स के टाइम पे। नोट्स के ये मत लिखो इन एन इम्प्रेसिव सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, डायरेक्टली लिखो कूलम शोड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। अब इसके अंदर डायग्राम बनाया हुआ नहीं है, हमें फॉर्मूला भी लिखना है, तो ये चीज जो है आपको नहीं लिखनी है। इसके बाद आपको डायग्राम कौन सा बनाना है, डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना है, ये देख लीजिए। कूलम लॉ में डायग्राम आपको ये वाला बनाना है, यहाँ पे बनाना है आपको Q1 और इस पॉइंट पे बनाना है आपको Q2। डायग्राम में वापस बता रही हूँ आपको, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो आप कूलम लॉ में डायग्राम बनाएंगे नोट्स लिखते वक्त, यहाँ पर आप Q1 बनाएंगे, यहाँ पर आप Q2 बनाएंगे, ये आप X1 लिखेंगे और यहाँ पर आप X2 लिखेंगे। देखो एक और चीज याद, अगर कोई लेटर बोल्ड किया हुआ होगा, डार्क किया हुआ होगा, तो इसका मतलब है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई जो टर्म है वो बिना बोल्ड किया हुआ होगा, लाइट में होगा, तो वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। जेडी जैक्सन में नोमेनक्लेचर ऐसा ही चलेगा, ध्यान रखना। बोल्ड किया हुआ है, जैसे इक्वेशन नंबर 1.3 में देखो, यहाँ पर x को डार्क किया हुआ है, x1 को डार्क किया हुआ है, x को डार्क किया हुआ है, x1 को डार्क किया हुआ है, यानी ये चारों ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। k और q1 को आपके पास ये डार्क नहीं है, इसका मतलब दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। ये हो गया। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, तो फोर्स जो है Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स जो है मान लीजिए F है, तो F का वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास किस तरह से आएगा, लेट मी शो यू। ये फॉर्मूला आपके पास आएगा, क्योंकि अभी अभी जो मैंने डायग्राम दिखाया, वीडियो बैक करके वापस उस डायग्राम को देखो, आपके पास में ओरिजिन था, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में Q1, क्योंकि अच्छा कूलम लॉ के अंदर आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे लिखना है, ये वाली फर्स्ट लाइन जो है ये वाली आपको छोड़ना है, नहीं लिखना है, यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखना है। जो डेफिनेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, सबसे पहले आपको वो डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद यहाँ से शुरू करना है। इफ F इज द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज Q1 लोकेटेड एट x1 ड्यू टू अनदर point charge Q2 located at x2, then Coulomb law is given by this equation, that's it। यहाँ पर आपका जो फोर्स है कूलम लो है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि आपने कूलम लो का वो भी बता दिया कि किसके प्रोपोर्शन होता है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। उसके बाद आपने उसका डायग्राम भी बना दिया, उसके बाद आपने उसका फॉर्मूला भी लिख दिया। 1 मार्क में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और 1 मार्क में आपको इतना कर देना है। ये हमारा कूलम लो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी आपको सिर्फ सीधा किस में जाना है, डेफिनेशन में जाना है। तो डेफिनेशन आपको नोट्स में कहाँ से लिखनी है, यहाँ से लिखनी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी the electric field can be defined as the force per unit charge acting at a given point। तो अगर मान लीजिए Q1 और Q2 जो है, मान लीजिए Q1 जो है वो Q2 पर फोर्स लगा रहा है, या फिर यूं कर लीजिए आप तो कि मान लीजिए Q चार्ज जो है उस पर फोर्स लग रहा है, कितना F लग रहा है, तो यूनिट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, F अपॉन Q लगेगा। और यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्टिंग एट अ गिवन पॉइंट। ये तो हो गई डेफिनेशन, डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला आप यहाँ से लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे F इज इक्वल्स टू क्यू ई, और यहाँ से आप लिख लोगे E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू। बस इतना सा फॉर्मूला आपको लिखना है। इसके अलावा F का फॉर्मूला आपके पास पता था, तो F का फॉर्मूला हमने यहाँ से ये पढ़ा था, लेकिन आपको ये वाला कुछ भी नहीं लिखना है, आप डायरेक्टली अब इस पे आओगे। अब वापस, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको दो चीजें बताई है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना करने के बाद अभी मैंने क्या बताया है, सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको सिर्फ ये एक लाइन की डेफिनेशन बताई है।
नोटबुक के अंदर ये डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद F इज इक्वल्स टू क्यू ई लिख के E इज इक्वल्स टू F बाई क्यू लिखोगे, उसके बाद बनाओगे डायग्राम। इस बार जो डायग्राम बनाओगे वो ये डायग्राम बनाओगे ये वाला, ये डायग्राम अब बनाओगे आप, जहां पर Q1 चार्ज होगा और X1 होगा और ये डिस्टेंस X है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और उस E का फॉर्मूला आएगा KQ अपॉन R स्क्वायर होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है आपको, ये इक्वेशन 1.3 में देखो। और कैसे लिखोगे, यहां से लिखोगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट x ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q1 एट द पॉइंट x1 कैन बी रिटन एज दिस Ex इज इक्वल टू KQ1 x माइनस x1 x माइनस x1 x माइनस x1 क्यों, देखो ये दूरी जो है ना, वेक्टर ट्राइंगल लो लगाओगे तो ये x माइनस x1 का मोड आएगा, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। जेडी जैक्सन के अंदर वेक्टर क्वांटिटी को x से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैं बता देती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि x और y और z तो कोऑर्डिनेट होते हैं, वेक्टर तो r होता है, तो यहाँ पर r क्यों नहीं लिया गया है। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमें काफी टाइम पे टेंसर क्वांटिटीज की भी जरूरत पड़ेगी। टेंसर में 3 से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, तो इस वजह से टेंसर के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें कुछ स्केलर भी हो सकते हैं, कुछ वेक्टर भी हो सकते हैं। इसलिए जब टेंसर हमारे पास, टेंसर की हम बात करते हैं, तो टेंसर में हम हमेशा नॉर्मली 4 यूज करते हैं। इफ यू रिमेंबर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने किया है, तो x1 x2 x3 x4 ये 4 लेते हैं, करेक्ट। तो इस वजह से यहाँ पर टेंसर से काफी सिमिलरिटीज रखने की वजह से जेडी जैक्सन ने वेक्टर क्वांटिटी के लिए x को यूज किया है, y और z को यूज नहीं करेंगे कहीं पर, हर जगह x को करेंगे। और अगर 4 वेक्टर होंगे तो x1 वेक्टर, x2 वेक्टर, x3 वेक्टर, x4 वेक्टर कर लेंगे, y और z को यूज नहीं करेंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, अब हमारे पास देखो एक चीज इंपॉर्टेंट आती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर तो के क्यू लिखा है, जबकि मैंने आपको क्या कहा था कि ऐसा यूनिट में तो के क्यू आता है, लेकिन सीजीएस गाउशियन यूनिट में ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो ये लाइन पढ़नी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं लिखनी है बट आपके समझने के लिए पढ़नी जरूरी है। द कांस्टेंट के डिफर्स इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, in electrostatic unit k is equals to 1 and unit charge is chosen so that the charge that exert a force on one dyne on equal to the point charge located in 1 centimeter away CGS के लिए। The ESU unit of charge is called state coulomb, काम का नहीं है, रहने दीजिए। And the electric field measured in state volt per centimeter in the SI system which we employ here। यहाँ पर हमने SI system लिया है क्योंकि हमने K को यूज किया है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है आपको, ठीक है। अब is called permittivity of free space। The SI unit of charge coulomb and the electric field is measured in volt per meter। 1 coulomb produces an electric field of approximately this। इतना आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास SI यूनिट में जो है वो चीजें लिखी हुई है। आ गई बात समझ में। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, अब लीनियर सुपरपोजिशन आ जाएगा आपके पास। अभी आपके पास, जब आपके पास आएगा गाउशियन यूनिट तब मैं बता दूंगी आपको, है ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है द डिस्क्रिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट दिस मैथमेटिकल लिमिट इज इम्पॉसिबल टू रियलाइज फिजिकली। किसी काम का नहीं है हमारे। सुपरपोजिशन उसके बाद आता है, ये सुपरपोजिशन भी हम क्लास 11 क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। सुपरपोजिशन में क्या होता है, अगर बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, उन सब की वजह से अगर हमें किसी पॉइंट पर निकालना हो, मान लीजिए Q1 से डिस्टेंस है x1, Q2 से डिस्टेंस है x2, Q3 से डिस्टेंस है x4, ith चार्ज है Qi, उससे डिस्टेंस है xi। तो हमारे पास, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, ऑब्जर्वेशन ये हमारा जो पॉइंट है ये तो पॉइंट फिक्स ही रहेगा P। ये कहीं पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वहां से अगर P की डिस्टेंस मान लीजिए x है तो वो तो फिक्स ही रहेगी, चार्जेस से डिस्टेंस अपने पास अलग अलग हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये सुपरपोजिशन का रूल कैसे लगेगा, तो यहाँ पर देखिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट O है, मतलब किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का O है, P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मान लीजिए है x वेक्टर, और Q1 चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है Q1 के ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वो कितनी है x1 वेक्टर। Q2 चार्ज यहाँ रखा हुआ है, उससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x2। Qi चार्ज यहाँ रखा हुआ है, मान लीजिए, उससे कितनी हो जाएगी xi। तो यहाँ पर जो Q1 से P की डिस्टेंस है, Q1 से P की डिस्टेंस है, वो तो हो जाएगी मोड ऑफ x1 माइनस x। Q2 से जो डिस्टेंस लेंगे P पॉइंट की, वो कितनी हो जाएगी, मोड ऑफ x2 माइनस x। इसी तरह से Qi की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, xi माइनस x। ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी। तो ये जो डायग्राम है
ये मैंने x1 डिस्टेंस गलत बना दी, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है, ये डिस्टेंसेस ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। जो मैंने अभी रेड कलर से बताया था अपन को वही लेके चलना है। चलो, तो उस कंडीशन में सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं तो द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू मेनी चार्ज मीन्स, पूरा लिखना है, दैट वी मे राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस क्यू आई लोकेटेड एट एक्स आई, जहां आई की वैल्यू 1 2 से लेके n तक जा रही है, एज द वेक्टर सम दिस इक्वेशन के क्यू अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे देखो आर क्यूब लिखा हुआ है, वाई? क्योंकि हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जब लिखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी लिखनी है तो हमें आर कैप बताना पड़ेगा, और इस आर कैप की जगह आप क्या लिख सकते हो? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और पहले से यहाँ पे आर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर क्यूब, और साथ में कितना आ जाएगा? आर वेक्टर। तो यहाँ पर ये एक्स माइनस एक्स आई वेक्टर है, और नीचे आर क्यूब का आर क्यूब क्या है? एक्स माइनस एक्स आई। इसी तरह से ये है डिस्क्रीट चार्ज के लिए। अगर हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम होगा, इफ द चार्जेस आर सो स्मॉल सो न्यूमरस दैट दे कैन बी डिस्क्राइब बाय अ चार्ज डेंसिटी रो एक्स प्राइम, इफ डेल्टा क्यू इज द चार्ज इन स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड एट द पॉइंट एक्स प्राइम, देन डेल्टा क्यू जो है वो क्या लिखा गया है? तो इस सम को रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन से, और अब मैं समझाती हूँ आपको इसका क्या मतलब है। इसके अंदर डायग्राम आपके पास कैसा बनेगा? इस कंडीशन में मान लीजिए आपके पास ये चार्ज बॉडी है, इसमें चार्ज फैला हुआ है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका P है, और सॉरी ये P आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, कोई ओरिजिन हमारा कहाँ रखा हुआ है? O रखा हुआ है। मैंने शायद शुरुआत में भी ओरिजिन को ऑब्जर्वेशन बोल दिया होगा। O हमारे पास किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर है जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर खड़ा हुआ देखता रहता है। तो P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो O से P की जो डिस्टेंस है वो तो अभी भी कितनी है? x है। वो तो अभी भी कितनी है? x वेक्टर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? चार्ज एक वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे, वो वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम एलिमेंट है डेल्टा वी मान लीजिए, है ना, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। इसके अंदर जो चार्ज है वो चार्ज मान लीजिए कितना है आपके पास? क्यू है। और इस क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लीजिए कितनी है? रो। अब रो कहाँ पे है? तो ओरिजिन से इसकी लोकेशन देखो, और ये लोकेशन मान लीजिए कहाँ पे है? एक्स प्राइम पे। तो रो के ब्रैकेट में अपन एक्स प्राइम लिख देते हैं, जिसका ये मतलब है कि रो जो चार्ज डेंसिटी है वो उस वॉल्यूम एलिमेंट की है जो कि एक्स प्राइम के ऊपर रखा हुआ है। तो हम जानते हैं रो का फॉर्मूला क्या होता है? रो होता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्योंकि हमने इसका वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी लिया है तो इसके अंदर चार्ज भी मान लीजिए कितना है? डी क्यू चार्ज है। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा? डी क्यू अपॉन डी वी। चार्ज अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया? चार्ज डेंसिटी। तो dq की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रो एक्स प्राइम, और हमारे पास dv आ जाएगा। करेक्ट, ये हो जाएगा। तो हमारे पास जो k dq अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन में लिखेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे? ऊपर का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है, समेशन की जगह इस बार क्या आ गया? इंटीग्रेशन आ गया, और हमें के तो आ चुका है, अब क्यू लिखते हैं। तो क्यू के अंदर ये देखो रो और ये dv। अच्छा, dv को इन्होंने क्या लिखा है? d3x प्राइम। d3x प्राइम लिखा है, क्योंकि x प्राइम क्यों लिखा है? क्योंकि हमने यहाँ पर देखो जो वॉल्यूम कंसीडर किया है वो कितनी डिस्टेंस पे है? x प्राइम पे है, और x प्राइम पे है, और इसके साथ में क्योंकि dx है, dy है, dz है, तो 3 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, इसलिए d3 लिख दिया, और साथ में क्या लिख दिया? x प्राइम। यानी x प्राइम लोकेशन पे है, और d3 का मतलब है, d की पावर क्यूब का मतलब है ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम एलिमेंट। तो रो और d3x प्राइम ये मिला के, और वॉल्यूम क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए देखो यहाँ x प्राइम पे, यहाँ x प्राइम पे वेक्टर नहीं लगाया हुआ है, जबकि जो चार्ज डेंसिटी है वहां पे लगाया हुआ है। उस सॉरी रो जो है वो x प्राइम वेक्टर पे है, यानी इतनी दूरी पर है, और हम उसके बाद हमारा r बाय आर क्यूब है, तो r अब इस बार यही रहेगा x माइनस एक्स प्राइम, और यहाँ पे आर क्यूब आ गया। ठीक है, तो डायग्राम आपके पास वो का वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार आ चुकी है, और बता रहा है ये वॉल्यूम एलिमेंट dx प्राइम dy प्राइम dz प्राइम इज अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट एट वेक्टर x प्राइम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसके बाद ये डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी फिलहाल हमारे काम की नहीं है, जब डेल्टा फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तब हम डेल्टा फंक्शन पढ़ लेंगे उस टाइम पे, अभी के लिए हम नहीं पढ़ेंगे। तो हमने ये भी हमें नहीं पढ़ना है। तो अभी आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कूलम लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है गॉस लॉ, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।